सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है, लड़के और लड़कियों का फादर की प्रॉपर्टी पे इक्वल राइट होना, ये सिर्फ एक नॉर्मल जजमेंट नहीं है, बल्कि ये जेंडर इक्वालिटी को आगे बढ़ाने के लिए, जेंडर जो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन था, इन सभी चीजों के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप है, जिससे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कम हो पाएगा और यहाँ पे जो कुछ एक्ट सिर्फ कागजों में बने रहते थे, अब वो बिहेवियर में सामने आ पाएंगे। तो हेलो एवरीवन, आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में जिस तरह से ये कहा कि लड़के और लड़कियों का फादर की प्रॉपर्टी में इक्वल राइट होगा, तो इससे रिलेटेड जो भी चीजें हमें जाननी जरूरी है, उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्टिंग से लेकर जब से हिंदू सक्सेशन एक्ट आया 1956 से अब तक इसमें कौन कौन से चेंजेस हुए हैं और इन चेंजेस के साथ साथ कुछ ऐसे वर्ड जो इम्पोर्टेंट है, जिसका मीनिंग हमें जानना चाहिए, उनको देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम एक इम्पोर्टेंट बात देखते हैं कि जो विमेन है, औरतों का यहाँ पे जो प्रॉपर्टी राइट यूजुअली पहले कहाँ होता था। जनरली विमेन का जो प्रॉपर्टी राइट है वो कहीं नहीं दिया। और यहाँ पे अगर हम हिंदुओं में देखते हैं तो ये हिंदू लॉ जो है वो, और हिंदू लॉ के साथ साथ यहाँ पे जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है, ये विमेन के प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट्स के बारे में बात करता है। अब यहाँ पे हम इन राइट्स के साथ जो है एक इनहेरिटेंस जो वर्ड है, इसका मतलब समझेंगे। इनहेरिटेंस मतलब प्रॉपर्टी यहाँ से वहां जाना, यानी कि जो मेरी प्रॉपर्टी है, अगर मैं मर जाऊं तो वो प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, वो जाएगी, वो यहाँ पे इनहेरिटेंस है। तो यहाँ पे जो इनहेरिटेंस है वो दो टाइप से होता है। तो इनहेरिटेंस यहाँ पे फर्स्ट है टेस्टामेंट्री सक्सेशन। टेस्टामेंट्री सक्सेशन में क्या होता है कि मान लीजिए फादर है, फादर ने क्या की, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उन सभी प्रॉपर्टी की विल बनवा दी कि मेरे दो बच्चे हैं और मेरी डेथ के बाद वो दोनों ही, वो पूरी प्रॉपर्टी उन दोनों में बट जाएगी। तो ये क्या हो गई, ये टेस्टामेंट्री सक्सेशन हो गया, यानी कि मैंने अपनी विल बनवा दी, फादर ने अपनी विल बनवा दी। तो उसके बाद एक यहाँ पे जो इनहेरिटेंस होता है, इनहेरिटेंस थ्रू लॉ होता है। इनहेरिटेंस थ्रू लॉ यानी कि यहाँ पे ये होता है विद इन विल। अब जब हम बात कर रहे हैं, ये तो इनहेरिटेंस हो गया। अब इनहेरिटेंस के बाद ये इनहेरिटेंस, टेस्टामेंट्री और यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, ये जो लॉ है ये एप्लीकेबल किस पे होंगे, रिलीजियस बेस पे होंगे, किस बेस पे होंगे। तो सबसे पहले जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है जिसके बारे में हमें बात करनी है, ये एप्लीकेबल किस पे होता है। तो हिंदूज में यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एक्ट चार जो यहाँ पे कैटेगरीज है, इनको हिंदू में इंक्लूड करके ये एक्ट जो है इन पे एप्लीकेबल होता है। तो जैसे कि यहाँ पे हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख, तो ये 1956 से ये एप्लीकेबल है कि ये जो सक्सेशन एक्ट है ये इन पे लागू होगा। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि मुस्लिम्स पे शरीयत लॉ एप्लीकेबल होता है, और ये शरीयत लॉ 1937 से चल रहा है। तो ये दोनों ही जो लॉज हैं और एक्ट हैं, ये अपने अपने रिलीजियस बेस पर ही एप्लीकेबल होंगे। तो जैसे कि अब हमें 1956 वाले हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात करनी है, तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो कीप इन माइंड कि ये सिर्फ इन्हीं कैटेगरीज पे, इन्हीं रिलीजियस के लोगों पर एप्लीकेबल होगा, मुस्लिम्स पर ये एप्लीकेबल नहीं है। मुस्लिम्स पे सिर्फ शरीयत लॉ एप्लीकेबल होगा 1937 वाला। अब इसके साथ यहाँ पे ये तो हमने बात कर ली कि ये एप्लीकेबल किस पे होगा, और इनहेरिटेंस के बारे में। अब इनहेरिटेंस के बाद जो प्रॉपर्टी मिलती है वो प्रॉपर्टी टू टाइप्स की होती है। टू टाइप्स की कैसे, एक अनऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी और एक होती है ऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी। तो अनऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी वो होती है जो एक पर्सन को बाय बर्थ मिलती है। तो बाय बर्थ कैसे की, जैसे कि फादर की प्रॉपर्टी जो है वो दो टाइप की होती है, या तो एंसेस्ट्रल होगी
या एक्वायर प्रॉपर्टी होगी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जैसे कि या तो उसको उसके दादा या और ऊपर जनरेशन से मिली है, सेकेंड जो उसने अपनी मेहनत से कमाई है। तो वो पर्सन जब उसको प्रॉपर्टी बाय बर्थ मिल जाती है, उसके फादर की, ग्रैंडफादर की, किसी भी तरह से, वो हो जाती है अनऑब्स्ट्रक्टेड। अब उसके साथ ही जो ऑब्स्ट्रक्ट प्रॉपर्टी होती है, ऑब्स्ट्रक्ट प्रॉपर्टी में वो प्रॉपर्टी आती है जो गिफ्टेड होती है, किसी ने विल के थ्रू दी है, या इस टाइप की प्रॉपर्टी वो हमारी आती है ऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में। मान लीजिए ए जो है, ए को प्रॉपर्टी उसके चाचा ने या किसी अननोन पर्सन ने गिफ्ट कर दी, या कोई ऐसा पर्सन उसकी फैमिली में जिसके बच्चे नहीं थे, उसने अपनी प्रॉपर्टी क्या करी, विल बनवा के उसको दे दी, तो वो किसकी, कौन सी टाइप की प्रॉपर्टी हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो यहाँ पे अब इन दोनों प्रॉपर्टी के टाइप्स के बारे में जानने के बाद अब यहाँ पे हम जजमेंट पे आते हैं। तो जजमेंट को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद तीनों जो यहाँ पे ईयर है 1956, 2005, 2020, इनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं इनको समझेंगे। तो सबसे पहले अब हम जब इसको टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं तो 3 जजेस हमें देखने हैं यहाँ पे, अरुण मिश्रा, अब्दुल नाजिर और एमआर शाह। इससे पहले एक चीज और, जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है ये हिंदू लॉ पे है, और यहाँ पे जब भी हम हिंदू लॉ की बात करते हैं यहाँ पे हम बहुत ही फेमस स्कूल्स के बारे में जरूर देखते हैं, जो कि तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो यहाँ पे फैमिली लॉ है ये सभी फैमिली लॉज में इंक्लूड होता है, और फैमिली लॉ में जो ये हिंदू लॉ है इसमें कुछ फेमस स्कूल होते हैं, मिताक्षरा लॉ और दया भागा लॉ। तो मिताक्षरा और दया भागा में क्या है कि ज्यादातर जो स्कूल फॉलो होता है वो मिताक्षरा होता है, और इंडिया में सबसे ज्यादा जो फॉलो है वो भी मिताक्षरा होता है। तो अब हम इस केस को जब स्टार्ट कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के 3 इंपॉर्टेंट जजेस जिन्होंने इस केस में फैसला दिया है, और यहाँ पे ये कहा है कि बेटे शादी तक और बेटियां ताउम्र प्यारी। तो सुप्रीम कोर्ट के ये 3 जजेस हैं, अरुण मिश्रा, अब्दुल नाजिर और एमआर शाह। तो ये तीनों जजेस ने फैसला सुनाया था। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 1956 का हिंदू सक्सेशन एक्ट। उसमें क्या चीजें हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या इसमें चीजें हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 56 टॉक्स अबाउट कोपासनर। सबसे पहले कोपासनर होता क्या है। कोपासनर यहाँ पे वो पर्सन होता है जिसके पास प्रॉपर्टी का लीगल राइट होता है। तो अब कोपासनर में भी अगर हम देखें तो यहाँ पे एक जनरेशन जो है उसके 4 लोग ही कोपासनर होते हैं। जैसे कि ये फादर है, सन 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 सन, इतने सारे नहीं है, ये एक जनरेशन है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट होल्डर जिंदा है, जिसे मान लीजिए फादर जिंदा है, तो यहाँ पे कोपासनर कौन कौन होंगे, ये सारे तो फैमिली मेंबर होंगे, बट इस होल्डर के अलावा 4 और लोग, 4 और जनरेशन ये कोपासनर होगी। ठीक है, तो ये जो कोपासनर है ये कोपासनर की प्रॉपर्टी के बारे में बताता है कि इसमें जो कोपासनरी डिसाइड होती है ये बाय बर्थ होती है गर्ल्स और बॉयज की। तो इसके साथ ही अब यहाँ पे इस एक्ट के अकॉर्डिंग गर्ल्स का इसमें प्रॉपर्टी राइट दिया गया, लेकिन सिर्फ फादर की एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पे, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर नहीं। तो 1956 में एक बहुत मेजर चेंज क्या था कि लड़कियों को सेल करने का प्रॉपर्टी को रखने का राइट मिला, लेकिन सिर्फ वो प्रॉपर्टी जो उनके फादर ने खुद से कमाई थी वो एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो जो उनके फादर टू फादर मिली थी उस पर नहीं था। तो इस चीज को चेंज करते हुए यहाँ पे 2005 में जो हिंदू सक्सेशन एक्ट का अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ उसमें ये कहा गया कि लड़कियों का, ये 9 सितंबर को आया था, डेट इसकी इंपॉर्टेंट है, अभी बात करते हैं क्यों इंपॉर्टेंट। तो एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टी है, कोर्ट ने बोला एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी प्लस एक्वायर्ड प्रॉपर्टी दोनों हर टाइप की प्रॉपर्टी पे लड़कियों का बराबर का हिस्सा होगा। लेकिन इसमें एक बात बोली गई कि ये वाला जो एक्ट है ये प्रोस्पेक्टिव एक्ट है। प्रोस्पेक्टिव यानी कि
ये एक्ट फ्यूचर के लिए एप्लीकेबल होगा, अभी के लिए नहीं है। तो यानी कि मान लीजिए ये एक्ट आया है 2005 में 9 सितंबर को, ठीक है। तो ये जो 9 सितंबर है 2005 को, तो जो फादर है वो इस डेट को जिंदा होने चाहिए, इस डेट को और इस डेट के बियॉन्ड, इस डेट के आगे फ्यूचर में वो लिविंग होना चाहिए। मान लीजिए 8 सितंबर 2005 को फादर की डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे जो गर्ल है वो उस चीज पे क्लेम नहीं कर सकती है इस एक्ट के अंडर, क्योंकि यहाँ पे वो इस एक्ट के अंदर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए क्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि उसके फादर की डेथ इस एक्ट के पास होने से पहले हो गई थी। तो जब ये एक्ट पास हुआ था 2005 का, तो ये प्रोस्पेक्टिव था भविष्य के लिए, इसलिए इसका बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा। अब इसमें हम एक और मेजर चेंज नेक्स्ट वाले में देखते हैं जो बिल्कुल परफेक्ट आया। तो 2000 यहाँ पे 20 में जो अभी अगस्त में ये जजमेंट आई है, तो ये जजमेंट, इस जजमेंट ने क्या किया कि ये जो पूरी स्टेटमेंट चल रही थी ये सब कुछ 2005 के सेम रखा, बट यहाँ पे जो ये एक्ट क्या था, ये प्रोस्पेक्टिव था भविष्य के लिए, इसको यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया। अब हम देखते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है। तो मान लीजिए ये हमारा टाइम है, ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट टाइम है, ये हमारा फ्यूचर आएगा, ये हमारा पास्ट जा चुका है, ठीक है। तो जो प्रेजेंट टाइम है, कोई लॉ बनता है वो फ्यूचर के लिए बनता है, ठीक है। तो जो फ्यूचर के लिए लॉ बन रहा है वो क्या है, प्रोस्पेक्टिव है, लेकिन इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने के लिए इसका क्या मतलब है, वर्तमान में भी एप्लीकेबल है, फ्यूचर में भी है और पास्ट में भी हो जाएगा। अगर पास्ट में भी किसी का कोई इश्यू है, उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी चाहिए, फादर की डेथ हो गई है, तब भी मिलेगी, उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मिल गया। और इस रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला कि इससे रिलेटेड अब जितने भी पेंडिंग केस बचे हुए हैं, उन सभी पेंडिंग केसेस को यहाँ पे डिस्पोजल किया जाए 6 मंथ के अंदर। और यहाँ पे इसके साथ मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ, 2005 और 20 इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। तो इनमें अगर हम मेजर डिफरेंस देखेंगे तो यही है कि मान लीजिए ए है, एक पर्सन है, यहाँ पे हम 2005 की बात करेंगे और यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, 2020 की। तो 2005 के अकॉर्डिंग जो ए है, ठीक है, उसके फादर की डेथ यहाँ पे मान लीजिए अगस्त 2005 में हो जाती है, तो उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं मिली है, तो इसके लिए ये क्लेम जो है उसको यहाँ पे जो प्रॉपर्टी मिलेगी वो एंसेस्ट्रल के अलावा सिर्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मिलेगी। और अगर उसके और फैमिली मेंबर्स हैं, उसका भाई है, उसको दोनों प्रॉपर्टी मिलेगी, एंसेस्ट्रल और एक्वायर्ड। तो यहाँ पे वो दोनों प्रॉपर्टी के लिए क्लेम नहीं कर सकती, लेकिन वहीं पर अकॉर्डिंग टू 2020 के अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार यहाँ पे जो ए है, ए को यहाँ पे एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के साथ और एक्वायर और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के साथ दोनों प्रॉपर्टी मिलेगी, चाहे उसकी फादर की डेथ यहाँ पे कभी भी हुई हो, लेकिन अब 2020 के बाद वो दोनों प्रॉपर्टी लेने के लिए लाइबल, दोनों प्रॉपर्टी लेने के लिए एलिजिबल है, चाहे उसके फादर की डेथ 2005 से पहले हुई हो, चाहे कभी भी हुई हो। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है अगेन कि ये जो एक्ट है सिर्फ हिंदूज के लिए है, इन कैटेगरीज के लिए जो हिंदू लॉ में मेंशन है, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, और ये मुस्लिम लॉ पे एप्लीकेबल नहीं है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब कीजिए, और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे साथ जुड़ना मत भूलिए।